एनएमसी ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है। विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है। यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं। वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पिछले कुछ सालों से MBBS abroad become boom among NEET UG aspirants. Let me simplify. For every 11 students who clear the entrance exams, India is able to offer seat to just one of them. Where does that leave the other 10 then? High education costs, scarce seats, and alleged exam scams are all driving Indian medical students abroad. The crucial question is, how can India retain its medical talent? अगर आप इतना भी करते हैं कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इक्वल रखते गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, तो शायद ये ब्रेन ड्रेन का ऑप्शन ही ख़त्म हो जाएगा। और अगर ख़त्म नहीं भी होगा तो इतना लिमिट हो जाएगा कि पीपल विल सीक एजुकेशन इन इंडिया। अगर आप भी MBBS abroad से रिलेटेड कंटेंट कंज्यूम करते होंगे तो आपको पता होगा कि MBBS abroad offers more affordable option as compared to Indian private medical colleges. The cost of private medical education in India has quadrupled. In 2008, it was around 3 million rupees. Today, it exceeds 12 million rupees. यहाँ आने से पहले मैं इंडिया का ही प्लान कर रही थी, लाइक इंडिया के ही कॉलेजेस मैंने साउथ से नॉर्थ हर कॉलेज मैंने एक रिसर्च करी है। 1 CR कहने का होता है कि 1 करोड़ रुपया लगेगा तुम्हारा होल MBBS में, लेकिन तुम्हारा वहाँ का रहना, तुम्हारे हिडन चार्जेस, एवरीथिंग वो ऑलमोस्ट 2 करोड़ 1.5 करोड़ के लिए पहुँच जाता है। तो इतना हर कोई फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती है। हमारे कुछ छात्र विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं और जब छात्रों से पूछते हैं तो विषय आता है कि वहाँ पर शिक्षा सस्ती है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या जो हमारा मेडिकल खर्चे का अंतर है, विद्यार्थी कहते हैं कि विदेश में खर्चा कम है, इस पर कोई विषय विचार करेंगे ताकि बच्चों को समस्या नहीं हो। So aspirants are quite interested in it and they have lots of questions and queries regarding this. And the worst part is that there are lots of YouTube channels who's making false claim either knowingly and unknowingly, and due to this a student get stuck, ended up with misleading informations and take the wrong decision. कि हम 6 साल रशिया में रह के आए, 2 साल इनके प्रोसेस से गुजरे और बिना पैसे के 8 साल एक MBBS कोर्स लगभग 10 साल का हो जाता है। हमें अपना मानते नहीं है ये लोग, ठीक है। FMG इसको ये लोग अपना नहीं मानते, इनके लिए IMG अपना है। So make sure you can watch this video till the end because your one mistake can cost you lakhs of rupees and your future. हम अलग अलग कंट्री में गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपना देश छोड़ दिया। हम हैं तो यहीं के, हम हैं तो भारतीय ही ना, तो वापस आके हमें यहीं पे काम करना है। डॉक्टर बनने के बाद भी ये मैं डॉक्टर नहीं मानता। मजदूर भी नहीं, मजदूर भी फिर भी है ना, वो मतलब रिस्पेक्टिव वर्ड है, ये हम लोग को स्लेव की तरह ट्रीट कर रहे हैं। So as a final year medical student in Russia, I choose top 3 most asked questions regarding MBBS abroad and answer them, which will help you to make a better decision. So hello everyone, I am Roshan, a final year medical student in Russia, and you are watching Unfiltered MBBS Abroad by Roshan. देखो, मैं आपको ये समझाने से पहले कि आप जिस कंट्री से MBBS कर रहे हो उससे आपको लाइसेंसिंग एग्जाम लेना जरूरी है या नहीं, ये जानने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप NMC के 2021 के अपडेटेड रेगुलेशन को समझ लो। एग्जैक्ट मैं उस लाइन को कोट करूंगा जो NMC के गाइडलाइन में लिखी हुई है, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियरिटी मिल जाए कि NMC की रेगुलेशन बोलती क्या है। जब आप NMC रूल्स 2021 में जाओगे, उसमें 4th पैराग्राफ में जाओगे, उसकी जो सबसे लास्ट वाली लाइन है ना, जिसमें उन्होंने ये लाइन को मेंशन करा है, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कोट करने वाला हूँ। रजिस्टर्ड विद द रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज competent to grant license to practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice
practice medicine given to citizens of that country. अभी जो मैंने NMC की गाइडलाइन को कोट करा उसमें एक वर्ड लिखा है competent to grant practice medicine in their jurisdiction. देखो इस लाइन को ना लोग जनरली गलत निकालते हैं मीनिंग और या फिर जानबूझ के मिसलीड करते हैं. इसमें क्लियरली लिखा है कि आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, ना कि लाइसेंसिव एग्जाम देने के लिए. सो इट मीन्स कि आप जिस भी कंट्री से अपने MBBS अब्रॉड की डिग्री लोगे आपको उस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन का वो लाइसेंस मिलना चाहिए जो वो कंट्री अपने नेटिव सिटीजन्स को देती है. तो इट मीन्स कि आपको लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप वहाँ की लाइसेंसिव एग्जाम को पास करोगे. एंड ऑफ कोर्स इसमें जो लाइन लिखा है उसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि आप लाइसेंसिव एग्जाम देने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होना चाहिए, आप लाइसेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए. और लाइसेंस लेने के लिए आप तभी कॉम्पिटेंट होगे जब आप उस जगह की लाइसेंसिव एग्जाम निकालते हो. देखो यहाँ तक तो बहुत सारी चीजें क्लियर आपको हो गई होगी, बट अगर फिर भी नहीं हुआ है तो आप एक बार 2021 के गैजेट में जाना, उसमें आपको हिंदी ट्रांसलेशन भी मिल जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट के, आप उसको पढ़ लेना तो भी क्लियर हो जाएगा. और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो उसको भी हम क्लियर कर देते हैं. ये गैजेट आई थी 2021 में एंड उस समय के जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर थे हमारे मनसुख लाल मंडाविया जी की, उनकी आप ये वीडियो देख लो. मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा. NMC ने एक क्लियर गाइडलाइन डिक्लेयर की है. विदेश में हमारे स्टूडेंट जाके डॉक्टर ना बने ऐसा हम नहीं चाहते, वो जाए डॉक्टर बने हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है. कई कंट्री ने क्या करके रखा है, यहाँ से स्टूडेंट को वहाँ ले जाते हैं, नर्स के रूप में उसको काम करवाते हैं और सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हम आपको डॉक्टर बना दिया, लेकिन वहाँ उसको प्रैक्टिस की परमिशन नहीं देते. और इंडिया में आके जाओ और इंडिया में आप FMG की एग्जाम पास कर दो और इंडिया में ट्रीटमेंट करो, इंडिया में डॉक्टर के रूप में काम करो. इसलिए भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है. और सभी आपके द्वारा भी, आपके पास भी कई स्टूडेंट आते रहते हैं. एक, यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते. दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स, दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है. तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए. वहां उसको प्रैक्टिस करने का परमिशन मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन मिलता नहीं है और उसको यहाँ इंडिया में छोड़ देते हैं, वो देश की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. इसलिए हमने 3 बातों को सुनिश्चित कर दिया है. इसलिए ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो विदेश में जाके पढ़े और यहाँ FMG की एग्जाम पास करके हम यहाँ उसको एक डॉक्टर के लिए प्रमाणित कर देते हैं. देखो अभी ना बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन आ रहा है कि भैया जो आपका फी है, जो रशियन यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फी है, वो डॉलर्स में ली जाएगी या फिर रूबल्स में. देखो ये सारी चीज को समझने से पहले ना पूरे चीजों को आप स्टार्टिंग से समझो कि ये चीजें एक्चुअली में फंसी कहाँ पे. देखो जब रशिया ने यूक्रेन पे स्पेशल ऑपरेशन चालू किया तो रशिया को सिर्फ ट्रांजेक्शन से बैन कर दिया गया था. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिर्फ ट्रांजेक्शन है क्या. SWIFT ये एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं. S स्टैंड फॉर सोसाइटी, W स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड, I स्टैंड फॉर इंटरबैंक, F स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एंड T स्टैंड फॉर टेलीकम्युनिकेशन. तो ये एक ऐसा टेलीकम्युनिकेशन आप कह सकते हो, एक ऐसा मार्केट है जहां पे आप अपने कंट्री के करेंसी को डालोगे, वो वहां से आपके रिस्पेक्टिव जो जिस भी कंट्री में आपको भेजना है, रशिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान के, वहां के बैंक को वो उस करेंसी में ट्रांसफर करके देती है. तो इसी ट्रांजैक्शन से रशिया को बैन कर दिया गया है एंड स्विफ्ट इज द ओनली मोड ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन राइट नाउ जो कि करंटली पूरी वर्ल्ड वाइड यूज कर रही है. I'm authorizing additional strong sanctions. SWIFT is the world's dominant global interbank payment system. Will stop them from conducting most of their financial transactions worldwide and effectively block Russian exports and imports.
तो जो करंटली वर्ल्ड वाइड ट्रांजैक्शन जिससे होती है वो है SWIFT। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि रशिया में डॉलर एक्सेप्टेड नहीं है। चलो अब इससे आगे आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब ब्रिक्स समिट ब्राजील में 2025 दिसंबर में हुई थी तो रशिया इज द फर्स्ट कंट्री जो आगे आके उसने डी-डॉलराइजेशन की बात करी थी एंड उसने बोला था कि हम एक ब्रिक्स करेंसी लाते हैं विच इज बैक्ड बाय द ब्रिक्स नेशंस। तो आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हो कि रशिया की ऑफिशियल गवर्नमेंट ही डी-डॉलराइजेशन के साथ है। तो आप एक चीज क्लियर कट समझ जाओ, जिस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर डी-डॉलराइजेशन की बात कर रहा हो तो उसी देश में कोई एक गवर्नमेंट बॉडी लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कैसे आपसे डॉलर में फी ले सकती है। तो मोटिव इज कि आपको जहां पे भी डॉलर में फी दिखाई दे रहा है आपको वहां पे एग्जैक्ट रूबल की अमाउंट पूछनी है, ना कि डॉलर में, क्योंकि जो रशिया का ऑफिशियल ट्यूशन फी है वो सिर्फ और सिर्फ रूबल में ही ली जाती है। अब देखो इसमें ना एक और बैक गेम चल रहा होता है कंसल्टेंट्स का, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो डॉलर एक ऐसी करेंसी है ना जो कि इंडिया के मुकाबले हमेशा डोमिनेट करती है, मतलब वो कभी भी डिप्रिशिएट मोड में नहीं जाती है। अगर आपको कोई ये कह रहा है कि अगर आपको आज के तारीख में 2026 में अगर आपको डॉलर देना है 3000 तो आपका जो एक्सचेंज रेट होगा वो कहीं ना कहीं 95 से 96 का होगा। बट यही अगर आप आज से 6 साल के बाद देखोगे तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो बहुत बड़ा होता है। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे जब मैं अपनी MBBS अब्रॉड की डिग्री चालू कर रहा था, मतलब 2020 में, उस समय जो डॉलर टू INR की प्राइस थी वो $1 इक्वल टू 75 रुपीज के आसपास था, अप्रॉक्स आप मान लीजिए, ठीक है। बट राइट नाउ इसकी जो दाम है वो कहीं ना कहीं 95 से 96 के आसपास में है। तो $1 का जो इन्फ्लेशन हुआ है आपका वो 30 से 35 रुपीज के आसपास में हुआ है, अप्रॉक्स सारी क्वांटिटी को हम लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज समझ लो कि जो इसमें कंसल्टेंट का गेम होता है वो बैक ऑफ द माइंड ये चल रहा होता है कि वो आपसे तो $3000 ही ले रहे हैं, बट आपका जो ओवरऑल फी है वो पर ईयर बहुत अच्छे खासे इन्फ्लेशन रेट में गया है, जो कि अगर आप रूबल में पे करोगे तो उसका अमाउंट बहुत कम होगा। तो इसको आप ये कह सकते हो कि आपको दिख तो रहा है कि आप $3000 ही पे कर रहे हो, बट पर ईयर कहीं ना कहीं आप 5 से 10% से ज्यादा का इन्फ्लेशन उसको पे कर रहे हो। देखो अनलाइकली इन इंडिया, अब्रॉड में भी कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को रन करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इतनी अच्छी से सारी चीजें मैनेज्ड नहीं है। एंड लाइकली दिस इशू इज नॉट एग्जिस्ट इन रशिया, क्योंकि रशिया की जितनी भी मेडिकल यूनिवर्सिटीज आपको बताई जाती है किसी भी एजेंट के द्वारा, वो आपको 100% गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज बताई जाती है। इसमें जो मेजर दिक्कत आती है वो आती है जॉर्जिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे कंट्रीज में। अगर हम बात कर ले जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया में सिर्फ 4 ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो कि गवर्नमेंट की है, बाकी जितनी भी है वो प्राइवेट है। एंड इससे रिलेटेड आप अगर जाओगे एनएमसी के कंटिन्यूस रूल्स पे, तो पास्ट कुछ ईयर्स में, लाइक अगर हम सिर्फ 5 ईयर की बात करें पास्ट की, तो वहां पे एनएमसी ने रेगुलरली जॉर्जिया के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला था कि बच्चे जो भी वहां पे प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, प्लीज एक बार ये चेक कर लेना कि वो एनएमसी एफिलिएटेड है या नहीं, या फिर कोशिश करना है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटीज में जाओ। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज की दिक्कतें क्या क्या है। जो भी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती है, सबसे पहले तो वो वहां की बॉडी से ही एफिलिएटेड नहीं होती है, वो किसी भी एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएट होकर चल रही होती है। सबसे पहले दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या आती है कि जब तक आप वहां से डिग्री अपनी कंप्लीट करोगे, मतलब जो 6 साल का टेन्योर है, उस बीच में ये बहुत ज्यादा चांसेस है ऑफिशियली वो यूनिवर्सिटी ही बंद हो जाए। तो जब भी आप वहां से वापस आओगे तो एनएमसी को बहुत दिक्कत होती है आपकी डिग्री को सर्टिफाइड करने में, या फिर एक बार अगर वो वेरिफिकेशन करेगा तो वो किससे करेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स वो यूनिवर्सिटी अपना शटर गिरा के जा चुकी होती है। एंड अगर अभी आप रिसेंटली की बात करोगे तो आई थिंक आज से 10 डेज पहले जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो उज्बेकिस्तान से रिलेटेड कोई 4 यूनिवर्सिटी को एनएमसी ने मेंशन किया था एंड बोला था कि इस यूनिवर्सिटीज में बच्चे कृपया एडमिशन ना ले ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर, मतलब जितना भी उसमें फैसिलिटीज थी वो नहीं थी। दूसरी चीज कि वहां पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं था। एंड तीसरी चीज कि वहां पे जो भी स्टूडेंट जा रहे थे वो जो डिग्री ले रहे थे वो पायरेटेड डिग्री उनको दी जा रही थी। अब मैं अगर आपको इससे आगे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अगर हम ऐसे कंट्रीज वाइज कंपेयर कर रहे हैं, रशिया के हर मेडिकल यूनिवर्सिटीज में एटलीस्ट 100 तो ऐसे तजिकी, उज्बेकी और कजाकी स्टूडेंट्स आते हैं जो कि रशिया से अपनी डिग्री परस्यू करते हैं फॉर बेटर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर बेटर मेडिकल नॉलेज, फॉर बेटरमेंट। यहाँ पे काफी अदर नेशंस के कंट्रीज आते हैं। तो अगर आप अब्रॉड चूज ही कर रहे हो तो माई सजेशन इज प्लीज चूज रशिया ओवर एनी दिस कंट्रीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड कमेंट बिलो योर बिगेस्ट डाउट, आई विल पर्सनली आंसर इट।